बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल पैथोलॉजी में, तो हमारे पास है सेल इंजरी। सेल इंजरी हम किस चीज को बोलते हैं? सेल इंजरी एनी डैमेज टू सेल इज कॉल्ड सेल इंजरी। जब हमारी सेल को किसी भी किस्म की डैमेजिंग आती है तो इसको हम सेल इंजरी कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो सेल है इस पे सेल इंजरी क्यों होती है, उसकी वजह, उसकी काजेज हम लोग पढ़ेंगे। किसी भी किस्म की जब स्ट्रेस आती है, चाहे वो पैथोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, जो हमारी सेल पे आती है और उसको क्या करती है, इंजर करती है। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि डायरेक्ट सेल इंजरी हमारे पास नहीं होती। सेल इंजरी से पहले हमारी बॉडी खुद को क्या करती है, उस सेल इंजरी के खिलाफ खुद को अडॉप्ट करती है, तो इसको हम सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है। और वो सेलुलर एडाप्टेशन हमारे पास कौन कौन से हैं? और हमारे पास चार किस्म के हैं। हाइपरट्रॉपी है, हाइपरप्लेजिया है, एयरट्रॉपी है, और इस तरह हमारे पास मेटाप्लेजिया है। तो ये हमारे पास क्या है, सेलुलर एडाप्टेशन है। इसमें हमारे पास हमारी सेल क्या करती है, जो भी स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल हो या पैथोलॉजिकल हो, वो सेल पर आती है तो उससे पहले वो सेल्स अपने साइज में या खुद को बढ़ा लेती है या नंबर में बढ़ा लेती है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर एडाप्टेशन कहते हैं। तो सेलुलर एडाप्टेशन में हमारे पास जो सबसे पहला है वो हमारे पास क्या है, वो है हाइपरट्रॉपी। हाइपरट्रॉपी का मतलब क्या है? हाइपरट्रॉपी का मतलब है कि जब हमारे पास सेल्स की क्या होगी, इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि हमारी बॉडी में या अगर हम सेलुलर एडाप्टेशन की बात करते हैं तो कुछ जगह पे हमारे पास हाइपरट्रॉपी होती है, यानी सेल की साइज बढ़ती है। कुछ जगह पे हमारे पास हाइपरप्लेजिया होती है, यानी सेल का नंबर बढ़ता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इससे पहले हमारे पास जो है ना, हमारी बॉडी में तीन किस्म के सेल्स होते हैं। एक को हम लेबाइल सेल बोलते हैं, लेबाइल सेल्स। ठीक है। और दूसरे को हम परमानेंट सेल बोलते हैं, परमानेंट सेल। ठीक है। और तीसरे को हम स्टेबल सेल बोलते हैं। ठीक है। अब जो हमारी बॉडी के सेल है या टिश्यूज है, वो इन्हीं बेस पे मुश्तमिल होते हैं। लेबाइल सेल हमारे पास वो सेल्स होती है ना, जो हमारे पास कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, सेल डिवीजन करती है। ठीक है। परमानेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आफ्टर बर्थ, यानी आफ्टर बर्थ इसमें किसी भी किस्म की नो डिवीजन, किसी भी किस्म की क्या नहीं होती, किसी भी किस्म की डिवीजन नहीं होती। जबकि स्टेबल सेल वो सेल्स होते हैं जो जब हमारी बॉडी को क्या होती है, नीड होती है, वक्त जरूरत हो तो क्या करती है, अपने आप को डिवीजन करती है और अपने नंबर को बढ़ाती है। तो हमारे पास हाइपरट्रॉफी कौन सी सेल्स में होगी? हमारे पास जो परमानेंट सेल है, परमानेंट सेल, इसमें हमारे पास क्या, लेबाइल सेल में हमारे पास कौन कौन से सेल आते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हो गए। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स हो गए। इसी तरह इनके अलावा हमारे पास जितने भी इसमें जो दूसरे नंबर पे परमानेंट सेल है, तो इसमें हमारे पास कार्डियो मायोसाइट सेल हो गए। ठीक है। या इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन के जो सेल है, तो हमारे पास परमानेंट सेल्स में आते हैं, जो हमारे पास डिवाइड नहीं होते। ठीक है। इनके अलावा स्टेबल सेल में हमारे पास फॉर एग्जांपल हेपेटोसाइट्स हो गया। ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी हमारे पास उन सेल्स में होंगी जो सेल हमारे पास डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो हमारे पास मसल सेल है, यानी स्केलेटल मसल्स हो गए, कार्डियक मसल हो गए, स्मूथ मसल के सेल्स हो गए, जो भी मसल सेल है, और प्लस नर्वस सिस्टम वाले सेल, न्यूरॉन वाले जो सेल्स हमारे पास होते हैं, तो इनमें हमारे पास डिवीजन नहीं होती। तो इन सेल में हमारे पास क्या होती है, हाइपरट्रॉफी होती है। इनमें हमारे पास नंबर बढ़ता है। अब इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन, जब हमारे पास क्या होती है, सेल्स की नंबर बढ़ती है, साइज बढ़ती है, तो जो हमारे पास टिश्यू होगा, टिश्यू का भी हमारे पास क्या होगा, साइज बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टिश्यू है और इसमें हमारे पास 3 सेल है। ठीक है। और ये नॉर्मल सेल है। अब इस सेल पे हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेस वगैरह आ गया, जो नॉर्मल होम्योस्टेसिस से डिस्टर्ब हो गया। वो स्ट्रेस हमारे पास फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो क्या होगा, ये सेल्स पे जो स्ट्रेस आएगा, तो इस सेल में क्या होगा, इसकी साइज में इजाफा होगा। ठीक है। तो जब इसके साइज में इजाफा होगा, तो साथ साथ में ये जो टिश्यू है, इसके साइज में भी क्या होगा, इजाफा होगा, इस तरह। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये नॉर्मल सेल था, यहाँ पे इसका साइज कम था, तो यहाँ पे इसका जो साइज है हमारे पास क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होती है, नंबर बढ़ती है, साइज बढ़ती है, नंबर नहीं बढ़ती। अब इसके काजेस क्या है? तो काजेस इसका फर्स्ट है वर्कलोड, जब हमारे पास किसी सेल पे या टिश्यू पे वर्कलोड ज्यादा हो जाए। ठीक है। या दूसरा हमारे पास जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बॉडीज या सेल्स को क्या करती है, उसको साइज में इजाफा करती है। ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर हो गए। इसके एग्जांपल हमारे पास दो किस्म के हैं। जितने भी हमारे पास सेलुलर एडाप्टेशन है, तो ये तो या तो पैथोलॉजिकल होंगे या फिजियोलॉजिकल होंगे, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल में अगर हम बात करें कि हमारे पास जब हाइपरट्रॉफी होती है, फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि नॉर्मल। ठीक है।
तो इसमें हमारे पास स्केलेटन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब स्पेशली हम लोग जब जिम वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, स्पेशली बाइसेप वगैरह हो गए, तो इसके क्या होती है, जब हम इस पे वर्कलोड डालते हैं तो इसकी वजह से हमारी मसल पे स्ट्रेस आती है, और स्ट्रेस की वजह से मसल अपनी साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। तो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हमारे पास क्या होती है, इबनॉर्मल हाइपरट्रॉफी होती है। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी हमारे पास क्या होती है, इबनॉर्मल हाइपरट्रॉफी होती है, यानी इस पे हमारे पास कोई काज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हमारे पास क्यों होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट जो है वो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, तो उस पे प्रेशर वैसे भी ज्यादा होता है। लेकिन जब स्पेशली हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं जिसकी ब्लड प्रेशर ज्यादा होती है, तो उस स्ट्रेस की वजह से हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल्स होते हैं तो उन पे प्रेशर ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल्स है, ठीक है, तो ये अपना कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं और ब्लड को सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पुश करते हैं। लेकिन जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं तो उनकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वॉल्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसकी साइज में हमारे पास क्या हो जाती है, इजाफा हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो काज है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर है पेशेंट का, तो वो इस पे मुकम्मल स्ट्रेस डालता है प्रेशर की वजह से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के जो वॉल्स होते हैं वो हमारे पास साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये तो इसके काजेस हो गए, फिर ये इसके एग्जांपल हो गए। इसमें ऐसा होता क्या है कि सेल अपने साइज को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेता है, ठीक है। तो सब मैकेनिज्म इसका ये है कि हाइपरट्रॉफी में हमारे पास जो सेल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे पास मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर प्रोटीन्स भी होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन भी होते हैं, तो सेल्स के जो मेम्ब्रेन्स होती है या जो साइटोस्केलेटन होती है वो हमारे पास किस चीज से बनी है, प्रोटीन से बनी है। तो हाइपरट्रॉफी में हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी जो प्रोटीन्स का बनने वाला प्रोसेस है सेल्स में वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और डिक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, जबकि प्रोटीन हमारे पास ज्यादा बनती है और उसकी जो डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन है वो हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन्स में साइटोस्केलेटन में प्रोटीन्स की अकोमोडेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो सेल्स का साइज होता है ना वो हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके साथ साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी इसमें इंक्रीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर की बात हमने की, तो ग्रोथ फैक्टर्स ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जो कि डीएनए से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज आता है तो हमारे पास न्यूक्लियस से आता है, डीएनए से आता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से फिर ट्रांसफर आरएनए, फिर राइबोसोमल आरएनए। तो बेसिकली जब ग्रोथ फैक्टर हमारे पास ज्यादा रिलीज होंगे तो ग्रोथ फैक्टर हमारे पास मैसेंजर आरएनए से रिलीज होंगे, वो आएगा और प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा, यानी ट्रांसलेशन को बढ़ाएगा, तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या थी, हाइपरट्रॉफी थी। अब जो दूसरा हमारे पास सेलुलर एडाप्टेशन है तो उसके अपोजिट है, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रोफी कहते हैं। एट्रोफी का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन। इसमें हमारे पास क्या होती है, जो सेल होता है उसका साइज हमारे पास कम हो जाता है, श्रिंकिंग भी हम इसको बोलते हैं, श्रिंकिंग ऑफ सेल भी हम इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल, एक नॉर्मल टिश्यू है जिसमें हमारे पास क्या है, ये सेल है, ठीक है। अब एट्रोफी में क्या हो जाता है कि जो सेल्स का साइज है ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो टिश्यू होता है वो उसका भी साइज कम हो जाता है और ऑर्गन का भी साइज हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एट्रोफी का मतलब है कि डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल टिश्यूज इन ऑर्गन। इसमें हमारे पास सेल्स का जो साइज होता है वो कम हो जाता है और उसके साथ साथ इसमें टिश्यू का भी जो साइज होता है वो भी हमारे पास कम हो जाता है। अब इसकी काजेस क्या है, तो इसकी काज जो हमारे पास ये एज है, मॉल न्यूट्रिशन है या इनके अलावा इम्बोलाइजेशन से, ये इसकी कॉजेज है कि जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, एट्रोफी होती है। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये भी हमारे पास फिजियोलॉजिकल होती है और पैथोलॉजिकल होती है। फिजियोलॉजिकल में फॉर एग्जांपल नॉर्मल एजिंग के साथ जो होती है ब्रेन एट्रोफी हो जाती है, या इसके अलावा हार्ट एट्रोफी, किडनी एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन इस तरह भी आता है मॉल न्यूट्रिशन की वजह से, जिसको हम ऑटोपेगी बोलते हैं। ऑटोपेगी का मतलब होता है कि सेल्फ ईटिंग। जब हमारी बॉडी में मॉल न्यूट्रिशन यानी स्टार्वेशन की सूरत हाल आ जाती है तो हमारी सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। जब हमारी सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो फिर हमारी जो सेल्स होती है वो क्या करती है, अपनी ही कंपोनेंट्स को ईट करती है, उसको खा लेती है और उससे हमारे पास क्या बनती है, एनर्जी वगैरह इसको बनाती है। तो इस प्रोसेस को हम एटोपेगी बोलते हैं, यानी सेल्फ ईटिंग। सेल ईट्स इट्स ओन कंपोनेंट, यानी सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है उसमें जो प्रोटीन्स होती है या मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होती है या साइटोप्लाज्म जहां पे होती है, तो फिर सेल क्या करता है, अपने जो अपने कंपोनेंट होते हैं उसको खुद खाता है। और इसकी मेन रीजन जो है या मॉल न्यूट्रिशन है या स्टार्वेशन है, इस कंडीशन में आती है।
जबकि इसकी अगर हम पैथोलॉजिकल बात करें, पैथोलॉजिकल एग्जांपल की, तो इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन पोलियोमाइलाइटिस है, ठीक है। इनके अलावा एट्रोपी हमारे पास थाइमस एट्रोपी भी होती है, ठीक है, नेफ्रो एट्रोपी भी होती है, वो मुख्तलिफ, वो पैथोलॉजिकल है। तो पैथोलॉजिकल में हमारे पास क्या है, पोलियोमाइलाइटिस, जो हमारे पास पोलियो वायरस की वजह से होते हैं। जो पोलियो के पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनकी मसल्स और उनकी जो बोन्स वगैरह होती है, वो हमारे पास क्या होती है, इंतहाई उनमें एट्रोपी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी क्या है, पैथोलॉजिकल कॉज है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका अगर हम देख ले कि इसमें क्या होता है, तो ये बिल्कुल हाइपरट्रॉफी के अपोजिट होती है। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। अब डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस का एक रीजन तो आप लोगों ने ऊपर भी देखा कि मॉल न्यूट्रिशन भी हो सकती है, या इनके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स भी इसको प्रॉपर नहीं मिलते। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है उसमें कमी आ जाती है। और इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, जो जब प्रोटीन नहीं बनेंगे हमारे पास, तो जितने भी प्रोटीन हमारे पास मेम्ब्रेन्स में होंगे या साइटोस्केलेटन में होंगे, तो उसकी क्या होगी, डिग्रेडेशन होगी, और उससे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, ठीक है। इसमें हमारे पास रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाती है, इसमें हमारे पास इंक्रीज होती थी और इसमें हमारे पास क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो एट्रोपी में हमारे पास जो सेल्स और टिश्यू का साइज है वो हमारे पास कम होता है, और इसका मेन मैकेनिज्म क्या है कि इसमें प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है वो कम हो जाती है, और जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो हमारे पास ज्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, एट्रोपी होती है। अच्छा, तो तीसरे नंबर पे जो हमारे पास सेलुलर एडाप्टेशंस में है, वो हमारे पास क्या है, हाइपरप्लेजिया है। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है, हाइपरप्लेजिया का मतलब ये है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी इसमें हमारे पास क्या होती है, जो सेल्स की नंबर होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि हमारे पास तीन टाइप के सेल है। एक हमारे पास है लेबाइल सेल, दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्टेबल सेल, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, परमानेंट सेल है। तो इसकी जो एडाप्टेशन है तो ऑन द बेस ऑफ सेल है। जो सेल हमारे पास परमानेंट सेल है, यानी उसमें किसी भी किस्म की डिवीजन नहीं होती, तो उसमें हाइपरट्रॉफी होगी। और जो सेल्स हमारे पास डिवीजन करती है, यानी स्टेबल सेल और लेबाइल सेल, उसमें हमारे पास डिवीजन हो सकती है। तो इसमें दोनों के चांसेस है, यानी इसमें हमारे पास हाइपरट्रॉफी भी होगी और हाइपरप्लेजिया भी होगी। तो हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टिश्यू है और इस पे स्ट्रेस आ गया, और इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 सेल है। जब इस पे हमारे पास स्ट्रेस आ गया, तो इसकी जो साइज है इसमें भी इजाफा होगा, और इसकी जो नंबर होती है, यानी सेल्स की जो नंबर होती है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हाइपरट्रॉफी में हमारे पास साइज बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, नंबर बढ़ती है। इसके काजेज अगर हम देख ले, तो इसके हमारे पास दो किस्म के काजेज होते हैं। एक हमारे पास क्या है, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया है, और दूसरा हमारे पास कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया है। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया की अगर हम बात करें, तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में अगर हम हार्मोनल हाइपरप्लेजिया की बात करें, तो इसमें हमारे पास क्या है, ब्रेस्ट साइज इनफेरिटी। जब हमारे पास जो फीमेल का जो ब्रेस्ट होती है, जब उसकी साइज बढ़ती है, तो एक तो हमारे पास प्यूबर्टी, यानी जब एक फीमेल हमारे पास प्यूबर्टी एज में एंटर हो जाती है 12 या 14 ईयर के बाद, तो उसके ऊपर जो ब्रेस्ट होती है, तो उसके ऊपर हमारे पास जो हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, उसकी स्ट्रेस आती है। तो उस स्ट्रेस की वजह से प्यूबर्टी में और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, इसमें हमारे पास क्या हो जाती है, जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो हमारे पास क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें हमारे पास ये जो एस्ट्रोजन आता है, तो जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वहां पे एक्ट करता है, तो उसकी नंबर को क्या करता है, बढ़ा लेता है। तो जब हमारे पास मेमरी ग्लैंड्स की जो सेल्स बढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ जो ब्रेस्ट के टिश्यूज है वो भी हमारे पास क्या होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया है, तो इसमें हमारे पास क्या है, हेपेटोसाइट्स के जो सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर में अगर कुछ सेल इंजर हो जाए, आधा हिस्सा इंजर हो जाए, तो उसके जो हेल्थी सेल्स होते हैं, तो उससे ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, और वही ग्रोथ फैक्टर जो हमारे पास नॉर्मल हेपेटोसाइट्स होती है, तो उससे रिलीज होते हैं, और उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लीवर को प्रॉपर जो बाकी हिस्सा होता है, तो उसको कंप्लीट कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लीवर था, ठीक है, लीवर है, और लीवर का एक हिस्सा ये हमारे पास क्या हो गया, इंजर्ड हो गया, ठीक है। तो जो बाकी हेल्थ सेल यहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ग्रोथ फैक्टर के स्ट्रेस की वजह से ये अपने नंबर को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे इस तरह, ठीक है। तो प्रॉपर जो है ना ये कवर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कंपेंसेटरी हाइपरप्लेजिया है। अगर हम पैथोलॉजिकल इसकी बात करें, जो एबनॉर्मल होती है, तो उसमें हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होती है, जो कि यूट्रस का इनर लेयर होता है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यूट्रस है, तो यूट्रस के 3 लेयर होते हैं, एक मिडल होता है, एक आउटर लेयर होता है, और एक इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। तो इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनको हम एंडोमीट्रियम बोलते हैं, ठीक है।
अब यही हार्मोन जो एस्ट्रोजन होता है या प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे पास क्या करती है, इस एंडोमेट्रियम पे स्ट्रेस डालती है, कंटिन्यूसली स्ट्रेस डालती है एबनॉर्मल कंडीशंस में। तो इसमें क्या हो जाती है, इसकी नंबर हमारे पास बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो एंडोमेट्रियम होता है उसका भी साइज हमारे पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। दूसरा जो इसका एग्जांपल है तो हमारे पास है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट यानी जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, वो हमारे पास मेल में मौजूद होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या है कि हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ट्रैक आती है और प्लस यूरिनरी सिस्टम यानी यूरिनरी ब्लडर से जो यूरेथ्रा निकलती है, तो उसको क्या करती है, कंबाइन करती है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक ग्लैंड होता है, जिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसका ये हमारे पास एक होता है डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से इसकी स्ट्रेस है, तो जब उस पे इसका स्ट्रेस पड़ता है तो ये अपनी जो सेल्स होती है उसकी नंबर को क्या कर लेती है, बढ़ा लेती है, ठीक है। तो फिर इसके साइड में भी हमारे पास क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि क्यों होती है, तो इसमें हमारे पास कंटिन्यूसली सेल डिविजन्स होती है। जो ग्रोथ फैक्टर आते हैं वो क्या करती है, सेल साइकिल को एक्टिवेट करती है, और जब सेल साइकिल एक्टिवेट होगा तो एक नॉर्मल सेल से हमारे पास क्या होगा, दूसरा सेल बनेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेरेंटल सेल है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दो में, ठीक है। इस तरह इस पे एक्ट करेगा, सेल साइकिल एक्टिवेट होगा, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इस तरह कंटिन्यूसली डिवाइड होगा। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो, या वो हार्मोन्स होते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, सेल साइकिल को एक्टिवेट करते हैं, और जब सेल साइकिल एक्टिवेट होगा तो सेल्स की डिवीजन होगी, यानी सेल्स का नंबर हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास सेलुलर एडाप्टेशन है, तो क्या है, मेटाप्लीजिया है। मेटाप्लीजिया का मतलब क्या है, मेटाप्लीजिया का मतलब ये है कि एक एडल्ट सेल्स या मेच्योर सेल जो होती है वो हमारे पास दूसरे एडल्ट या मेच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। जो नॉर्मली होते हैं उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनल्स हमारे पास क्या होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे, लेकिन वन एडल्ट सेल्स कन्वर्ट इनटू अनदर एडल्ट सेल्स। एक मेच्योर और एडल्ट सेल जो होगा वो दूसरे अनदर और एडल्ट एंड मेच्योर सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसके काजेस हमारे पास क्या है, स्मोकिंग है और क्रोनिक स्ट्रेस है ज्यादातर इसमें। तो इसमें हमारे पास दो किस्म के होते हैं, या तो हमारे पास होती है स्क्वेमस मेटाप्लीजिया या हमारे पास कलमनर मेटाप्लीजिया, और भी होती है सर्विक्स में, यूट्रस में, एंडोमेट्रियल में भी, वहां पे भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमने दो एग्जांपल डिस्कस किए। एक हमारे पास स्क्वेमस मेटाप्लीजिया है और दूसरा हमारे पास कलमनर मेटाप्लीजिया है। तो स्क्वेमस मेटाप्लीजिया क्या है और कलमनर मेटाप्लीजिया क्या है, तो नॉर्मली जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, यानी ब्रोंकाई की या ट्रेकिया की, तो वहां पे हमारे पास कलमनर सेल्स मौजूद होते हैं, सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम सेल मौजूद होते हैं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। कोई भी पैथोजन आता है तो इसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और इसकी प्रोटेक्शन करती है। तो जब हमारे पास कंटिन्यूसली स्मोकिंग वगैरह, सिगरेट वगैरह जो बंदा पीता है, तो स्मोकिंग की जो कंटिन्यूसली स्टिक्स होती है वो ब्रोंकाई पे या ट्रिकिया के जो कलमनर एपिथेलियम सेल्स है तो इस पे पड़ते हैं, तो इसकी वजह से ये खुद को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, किसके साथ, स्क्वेमस सेल्स के साथ चेंज कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल कलमनर सेल्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जब इस पे कंटिन्यूसली स्ट्रेस आता है स्मोकिंग का, सिगरेट्स का, ठीक है, या क्रोनिक स्ट्रेस का, तो ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है किस चीज में, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल में। तो इस टाइप ऑफ मेटाप्लीजिया को, जो वन टाइप ऑफ मैच्योर सेल्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है दूसरी टाइप ऑफ मैच्योर सेल्स में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लीजिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी मेटाप्लीजिया हुई है, जो कलमनर सेल्स है वो हमारे पास स्क्वेमस के साथ एक्सचेंज हुए हैं, तो इसको हम स्क्वेमस मेटाप्लीजिया कहते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जांपल इसका ये है कि जो हमारे पास एसोफेगस होता है, जीआईटी सिस्टम, जो स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, तो इसमें हमारे पास क्या लगे होते हैं, स्क्वेमस सेल्स लगे होते हैं, ठीक है। अब ये सी हमारे पास एक डिजीज होती है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसकी वजह से हमारे पास स्टमक की जो एसिडिटीज होती है तो एसोफेगस के सेल्स पे क्या करती है, कंटिन्यूसली स्ट्रेस डालती है। तो जब ये स्ट्रेस इस पे डालती है तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली स्क्वेमस सेल्स मौजूद होते हैं, और ये स्क्वेमस सेल्स खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं किस चीज में, कलमनर सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कलमनर मेटाप्लीजिया, यानी जो स्क्वेमस सेल्स है वो हमारे पास कलमनर में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसको हम कलमनर मेटाप्लीजिया कहते हैं। इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे पास कलमनर सेल थे वो हमारे पास किस चीज में कन्वर्ट हुए, स्क्वेमस में कन्वर्ट हुए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस मेटाप्लीजिया बोलते हैं। तो ये थी हमारे पास सेलुलर एडाप्टेशन। जब हमारे पास सेल इंजरी होती है तो सेल इंजरी से पहले डायरेक्ट सेल इंजरी नहीं होती, सेल इंजरी से पहले हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो खुद को क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और उसकी एडाप्टेशन इन तरीकों से होती है, या तो उसमें क्या होगी, हाइपरट्रॉफी होगी, या उसमें हमारे पास एट्रॉफी होगी, या उसमें हमारे पास हाइपरप्लेजिया होगी, और या मेटाप्लीजिया होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा वो प्रॉपर सेल इंजरी पर होगा, उसके मैकेनिज्म पर होगा और उसके टाइप्स पे होगा। थैंक यू।